हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्विनर्स। आई एम वरिंदर प्रताप सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल पैरामीटर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज हार्डनेस। इस टॉपिक के बिना कभी भी, चाहे स्टेट एग्जाम हो या गेट का पेपर हो, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसी वजह से आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। देखिए, आप हार्डनेस, जब मैं कहता हूँ हार्डनेस तो आप सोचेंगे कि आप पानी की हार्डनेस या हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर चीज क्या होती है। कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम इसको, इसकी प्रॉपर्टी की कोई ऐसी होगी जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज कॉल्ड लेदर फॉर्मेशन। लेदर फॉर्मेशन मतलब झाग बनाना। जो भी आप देखिए कि जितने सोप्स हैं, अगर वो हार्ड वाटर होगा तो उसमें झाग कम बनेगी और अगर वो सॉफ्ट वाटर होगा तो झाग ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि सर ये हार्डनेस होती क्यों है, कोई तो रीजन होगा। तो वो रीजन भी बताते हैं। देखिए, दैट रीजन जिसकी वजह से ये पानी में होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टी वैलेंट कटायन। मल्टीवैलेंट कटायन का क्या मतलब होता है? देखिए, मल्टीवैलेंट मींस जिसकी वैलेंसी क्या होती है? ग्रेटर देन 1। और अगर कटायन की बात करूं तो कटायन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, अब एक बार याद रखिए कि अगर आपने ये मल्टीवैलेंट भूल गए तो क्वेश्चन हार्डनेस का वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे आयंस मेनली प्रेजेंट होते हैं जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, एक तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मल्टीवैलेंट कटायंस जो होते हैं ये हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ और भी, ज्यादा कोई और भी हो सकते हैं, बट मेनली याद रखिए मैं अब जो बताने वाला हूं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, मेनली इनकी वजह से ही हार्डनेस होती है पानी में, बिकॉज दे आर मोस्ट कॉमन। सबसे कॉमन ये होते हैं पानी में प्रेजेंट। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या आगे कौन कौन सी हार्डनेस बनती है उसकी बात करते हैं। देखिए, पहला तो इसका होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये दोनों मिलके किसके साथ पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? कटायंस हैं तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अनायंस के साथ रिएक्ट करेंगे नेचुरली। तो इन्होंने रिएक्ट कर लिया बाइकार्बोनेट के साथ। एक इन्होंने किसके साथ रिएक्ट कर लिया? बायोकार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और पार्ट बनता है जो क्या होता है, जो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की जगह क्या होगा? क्लोराइड्स होगा, सल्फेट्स होगा, नाइट्रेट्स होगा। अगर ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दो तरीके से, तो अगर यहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम ने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या होगा? कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस प्रोड्यूस होगी। और कैल्शियम और मैग्नीशियम ने अगर क्लोराइड, सल्फेट्स या नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर इनके साथ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, अब कार्बोनेट हार्डनेस क्या होते हैं? ये इजीली किसके साथ रिमूव हो जाती है? रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? बॉयल अगर मैंने उसको कर भी दिया तो भी ये क्या होगा? कैन नॉट बी रिमूव्ड। कैन नॉट बी रिमूव का क्या मतलब? कार्बोनेट हार्डनेस ये क्या होगा? कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? मैं ये कह सकता हूं कि कार्बोनेट हार्डनेस थोड़ी कम ढीठ होती है और जो ये होती है, ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ये बॉयल करने पे भी रिमूव नहीं होगी। तो एक इससे मुझे एक और चीज पता चली, वो क्या?
कि जो चीज मैं सिर्फ बॉयल करने से ही क्या कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है। और अगर जो जो क्या हो, जो सख्त जान हो, जो जो जल्दी रिमूव ना हो, उसको मैं क्या कहूंगा कि यार ये तो निकलने का नाम नहीं ले रही, मतलब ये क्या हो गया, परमानेंट हार्डनेस, मतलब इसने अपना डेरा जमा लिया अब। ठीक है, तो ये होगी। तो यहां से मैं दो चीजें बोल सकता हूं कि कार्बोनेट हार्डनेस जो होगी वो क्या होगी, टेम्पररी हार्डनेस, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होगी, परमानेंट हार्डनेस। और दूसरी एक और बात पता चलती है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब कार्बोनेट हार्डनेस के साथ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, क्या देंगे, टेम्पररी हार्डनेस देंगे। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जब क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या देंगे मुझे, परमानेंट हार्डनेस देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब इसमें आगे बात करते हैं। अब देखिए इनके, हमें ये रिमूव कर या हार्डनेस को मेजर करने की जरूरत क्यों है, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से हम इसको चाहते हैं मेजर करना, ताकि इसको रिमूवल कर सकें या कुछ भी। तो इसका क्या है, इसके फिर इफेक्ट्स की बात करते हैं कि वाई आई वॉन्ट कि ये हार्डनेस पानी में ना रहे। तो इसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं वो देखते हैं। देखिए पहला तो इफेक्ट होता है इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन इनक्रस्टेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए आप, कि कोई पाइप है, वो पाइप में अगर पानी मैं भेज रहा हूं, तो पानी में अगर दैट पानी कौन सा है, हार्ड वाटर है, तो यहां पे क्या बन जाएंगे, पार्टिकल या प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे पाइप में। और इकट्ठे होने स्टार्ट हुए तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, चोकिंग ऑफ पाइप, चोकिंग ऑफ पाइप भी हो सकती है। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि एरिया ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, एरिया ऑफ फ्लो इज रिड्यूसिंग। ये दो चीजें ही हो रही है यहाँ पे। एक तो ये इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट क्या है, देखिए कोई भी अगर आपने साबुन की टिक्की ली है और अगर आपको कुछ अमाउंट ऑफ झाग तो हर एक को चाहिए होती है, तो वो जब झाग जो है, अगर हमने, आप झाग के लिए क्या करोगे, पानी की टिकिया को रगड़ोगे, और रगड़ोगे तो क्या होगा, वो जल्दी खत्म होगी, जल्दी खत्म होगी तो आपका खर्चा बढ़ेगा। तो यहां पे मैं ये भी बात कह सकता हूं कि ये क्या करता है, इंक्रीज इन सोप कंजम्पशन। ठीक है, सोप कंजम्पशन भी ये ज्यादा करता है, हार्ड वाटर। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि हार्डनेस खत्म करूं पानी में। अब कितनी हार्डनेस है ये भी मुझे नहीं पता, अब वो कितनी है उसकी मेजरमेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं। मेजरमेंट, देखिए पहला जो प्रोसेस मैं यूज करता हूं फॉर द मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस इज टाइट्रेशन प्रोसेस। टाइट्रेशन का मैं इस्तेमाल करता हूं। और टाइट्रेशन आपने की भी है, प्लस वन प्लस टू में भी हमने देखा है कि क्या करते हैं, एक उसमें क्या यूज करते हैं हम, टाइट्रेट यूज करते हैं, जो जो किस में होता है, ब्यूरेट में होता है। और साथ ही साथ एक सॉल्यूशन होता है, वो टाइट्रेट जो हम जो ब्यूरेट में होता है वो कौन सा टाइट्रेट होता है, दैट टाइट्रेट इज EDTA सॉल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसको कई बार हम वर्सनेट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। अब EDTA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पक्का हमेशा याद रखनी है, ये आ रखा है कंपैरेटिव एग्जाम्स में कई बार, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, दिस इज द टाइट्रेंट जो यूज करते हैं। और अगर टाइट्रेशन के टाइम पे कोई टाइट्रेंट यूज किया तो कोई ना कोई इंडिकेटर भी जरूर यूज किया होगा। तो अब इंडिकेटर की बात करते हैं। द इंडिकेटर जो यूज किया जाता है, दैट इंडिकेटर इज EBT, दैट इज कॉल्ड एरियो ब्लैक टी इंडिकेटर। ठीक है,
इसका नाम याद रखना है। ये दोनों कई बार जेई के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इनका नाम जरूर याद रखना और इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और एक और चीज इसमें याद रख लीजिए कि कलर कौन सा चेंज होता है या कलर कौन कौन से चेंज किए जाते हैं इसमें। देखिए जो कलर चेंज होता है दैट इज फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक, एक ये याद रखिए। अब आगे एक और चीज की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड स्यूडो हार्डनेस। देखिए स्यूडो हार्डनेस क्या चीज होती है, देखिए स्यूडो हार्डनेस, इसको आप इतना समझ लीजिए कि एक इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय स्यूडो हार्डनेस? इट इज द फॉल्स हार्डनेस, मतलब ये झूठी हार्डनेस होती है, गलत हार्डनेस होती है। वो क्यों, उसकी बात करता हूँ। इसके लिए मैं हम चलते हैं पीछे एक बार स्लाइड्स में, यहाँ पे आपको समझ आएगी। देखिए जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जस्ट मिनट, एक इसमें कोई और कर लेते हैं फिर आपको समझ आएगी। देखा, जब मैं बात करता हूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के थ्रू हार्डनेस कैलकुलेट करता हूँ मैं, वो हार्डनेस मैंने कैलकुलेट की, अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हुए तो वो कार्बोनेट हार्डनेस देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के रिएक्शन जिससे हुए उससे मैंने हार्डनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी है और कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी है। बट अगर मैं इन अनायंस के इन कटायंस की जगह किस पे हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूं, अनायंस के थ्रू कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूं, मींस इन दिस वे, इनके साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूं, तो याद रखिए ये अनायंस मोनोवेलेंट कटायंस के साथ, मोनोवेलेंट कटायंस के साथ भी इन्होंने रिएक्ट किया होता है, और इसी वजह से मुझे क्या मिलता है, हार्डनेस की वैल्यू गलत मिल जाती है। और ये जो सबसे कॉमन मोनोवेलेंट कटायन जो यूज किया जाता है, जो यहाँ जो पाया जाता है, दैट इज Na पॉजिटिव। सो दैट इज वाई मैं कह सकता हूं कि जो मुझे यहाँ पे हार्डनेस मिलेगी, क्या वो सही होगी ना, वो सही नहीं होगी। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि जो हम कैटायन अनायंस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे हार्डनेस, दैट विल बी अ स्यूडो हार्डनेस। ठीक है, तो इसी वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमेशा हमने किसके थ्रू करना है, कटायंस के थ्रू ही करना है। ठीक है, तो अब इसको अच्छे तरीके से एक बार लिखते हैं कि व्हाट डू वी टोटली मीन बाय इट। इट इज बिकॉज ऑफ मोनोवेलेंट कटायन, और वो कटायन कौन सा है, दैट कटायन इज Na पॉजिटिव। ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू this that we are not able to calculate correct hardness। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे आने वाला है, जो हार्डनेस के साथ ही रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इक्विवेलेंसी चीज क्या होती है, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ये कब होता है, जब मुझे कोई भी आयन की कंसंट्रेशन चेंज करनी होती है किसी और कंपाउंड में या आयन में, तब मैं यूज क्या करता हूं, इक्विवेलेंसी यूज कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि व्हेन वी नीड टू कन्वर्ट कंसंट्रेशन ऑफ वन आयन टू अनदर आयन, तो मैं क्या यूज करता हूं, इक्विवेलेंसी यूज करता हूं। ठीक है, अब इक्विवेलेंसी के कुछ मैं आयंस के रिगार्डिंग आपसे बात करता हूं, और फिर उसके बाद आपको समझ लगेगी कि ये कहां पे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है।
देखिए कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो जाएगा, कुछ भी आप थोड़े आयन कोई भी ले लीजिए, बाइकार्बोनेट ले लीजिए, कार्बोनेट ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। अगर अब मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 हो गया H पॉजिटिव का। HCO3 इसका कितना होगा, 1 प्लस C का 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सो दैट कम्स आउट टू बी 61। उसी तरीके से कार्बोनेट का कितना होगा, कार्बन का कितना होगा 12, O3 का कितना होगा 16 इंटू 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 60। कैल्शियम का कितना है 40 प्लस कार्बन का कितना है 12 प्लस 16 इंटू 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 100। और H2SO4 का कितना है 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16, दैट कम्स आउट टू बी 98। अब वैलेंसी की बात करता हूं। वैलेंसी कितनी है इसकी, 2 वैलेंसी है। मैग्नीशियम कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की 1 है। HCO3 की 1 है। कार्बोनेट की 2 है। यहां पे क्या आ गया, कंपाउंड है, कैल्शियम और कार्बोनेट है। तो मैं इसको अगर मैं इसको बांटूं तो क्या बनेगा, Ca पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो यहां से क्या हो जाएगी, दोनों को सेम ही है वैलेंसी, तो इसी वजह से मैं क्या कहूंगा 2 आ जाएगा। अब यहां पे फर्क आएगा, यहां पे क्या आएगा, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव होगा और SO4 2 नेगेटिव होगा। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैलेंसी होगी या जो बड़ा आयन होगा हम वो उठा लेंगे, उसकी वैलेंसी कितनी बन गई, 2 बन गई, ठीक है। अब इक्विवेलेंट के वेट की बात करता हूं। देखिए इक्विवेलेंसी कह लीजिए, इक्विवेलेंसी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट आप कह लीजिए कि ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है। तो अब यहां से मॉलिक्यूलर वेट कितना, 40 डिवाइड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 20 आ गया। 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 12 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। 61 डिवाइडेड बाय वैलेंसी, क्योंकि मैंने क्या बताया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना है 61 डिवाइड बाय वैलेंसी कितनी है 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 61। 60 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 30 आ गया। 100 डिवाइड बाय 2 कितना आया 50 आया। और यहाँ से 98 डिवाइड बाय 2 कितना आया 49 आ गया। सो दीज देखिए ये तो मैंने कुछ स्पीशीज लिए हैं, आप ऐसे आई होप आप सारे मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल पाएंगे ही। तो मैंने अगर इन कुछ स्पीशीज की बात की है तो उसमें जो इक्विवेलेंट वेट है वो इतना इतना सबका आ गया है, ठीक है। अब आगे जो इसमें सबसे मेन चीज है उसको बताता हूँ, जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, और इसको नोट डाल के लिख लीजिए। ये क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे ये करती है रन, दैट इज कॉल्ड वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीशीज इज इक्वल टू वन equivalent of any other particular species। इस नोट को, इस प्रिंसिपल को गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए और याद रखिए, क्योंकि सीधे इस पे क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोई भी इसका प्रिंसिपल आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ लगेगी इसमें कि कोई भी आपने इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीशीज इक्वल टू वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर स्पीशीज, ये याद रखिए आप, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको सारी बात समझ लग जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम मेरे पास है और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ये जो 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है वो कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयन के इक्वल है, ठीक है।
तो अब मैं बात करता हूँ, मुझे भी आपको इस चीज़ का पता है, अभी हमने बात की थी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40 ग्राम्स होता है कि नहीं होता, ठीक है। और वन इक्विवेलेंट ऑफ Ca2 पॉजिटिव कितना होगा, याद कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Ca पॉजिटिव कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, दैट कम्स आउट टू बी 20 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि 20 ग्राम्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव क्या होता है, वन इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। तो और मुझे गिवन कितना है, 40 ग्राम्स है। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर 20 ग्राम्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव 1 इक्विवेलेंट के इक्वल है, तो 40 ग्राम्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव कितने इक्विवेलेंट्स के इक्वल होगा, 2 इक्विवेलेंट्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑफ कैल्शियम के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे आया, 40 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तभी तो 2 आया ये वाला, ठीक है। अब वो ही रूल जो ऊपर है वो अप्लाई होने वाला है यहाँ पे कि क्या 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीशीज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर स्पीशीज। तो 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये 2 इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 पॉजिटिव के इक्वल है। मैं ये बात बोल सकता हूँ मैं, क्यों एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के इक्वल ही है, यही ऊपर प्रिंसिपल था। तो यहाँ से मुझे एक और चीज़ का पता चला कि अब यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट तो लिख दिया, और किसका लिखा है, मैग्नीशियम का लिखा है। और आपको पता है कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट कितना होता है, जो अभी हमने पीछे देखा था, 24 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 12। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ कि दिस इज 12 grams of Mg2 positive. So from here I can say 24 grams of Mg2 positive. तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 40 ग्राम्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव किसके इक्वल है, 24 ग्राम्स ऑफ Mg2 पॉजिटिव। और याद कीजिए मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंसी यही होती है कि एक स्पीशी के आयंस को दूसरे स्पीशी आयन के में कन्वर्ट करने के लिए ही हम इक्विवेलेंसी यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं रही होगी तो अब ज़रूर आ जाएगी। देखिए मैंने एक 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कितने मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मोल ऑफ कैल्शियम किसके इक्वल होता है, 40 ग्राम्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम्स के इक्वल है, तो यहाँ पे 200 मिलीग्राम्स ऑफ Ca2 पॉजिटिव गिवन है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से 200 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ Ca2 पॉजिटिव है। देखिए 1 मोल 40 ग्राम्स के इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ ये, तो एक चीज़ समझिए कि मुझे जब भी कुछ अमाउंट निकालनी है तो मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पीछे हमने क्या किया था, पीछे भी स्लाइड में मैंने क्या किया था, 40 ग्राम्स जो ग्राम्स का था उसको मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में 2 में कन्वर्ट किया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम डील करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे 200 मिलीग्राम्स पर लीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे कैल्शियम के, तो वो कितना होगा, 20 से ग्राम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम में कितने इक्विवेलेंट्स बनते हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक तो यह चीज़ की, और यहाँ पे मैंने पर लीटर लिखा, बट इससे मुझे, और मैं निकाल के आ रहा हूँ, जब मैं 200 मिलीग्राम डिवाइड किया किससे, 20 ग्राम से किया, तो मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इक्विवेलेंट्स
पर लीटर ऑफ Ca2 पॉजिटिव। समझ लगी मेरी बात को कि मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया 20 ग्राम से, इसी वजह से क्या बन गया, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट लिख दिया, पर लीटर ऑफ Ca2 पॉजिटिव। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 के साथ ये क्या ग्राम में है, ये किस में है, मिलीग्राम में, तो इसी वजह से मैंने क्या लिख दिया, इसको 10⁻³ लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ Ca2 पॉजिटिव। अब 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली लिख सकता हूँ। मिली लिखा तो साथ ही मिली इक्विवेलेंट भी लिख दूंगा ऑफ पर लीटर ऑफ Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और याद कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या था इक्विवेलेंट वेट, 100 उसका मॉलिक्यूलर वेट था, डिवाइड बाय 2 वाज द वैलेंसी, जिसकी वजह से उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया था, 50 आया था। तो यहाँ से मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू इक्विवेलेंट वेट को मैंने क्या किया, 50 ग्राम्स कर दिया, और मिली को मैंने क्या लिखा, 10⁻³ लिख दिया, पर लीटर ऑफ CaCO3। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब कन्वर्ट कर दिया वही वाले प्रिंसिपल को यूज़ करके। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, 10⁻³ को मैंने क्या लिख दिया, मिलीग्राम बना दिया, तो ग्राम को मतलब मिलीग्राम बन गया। तो यहाँ पे मैं 500 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ CaCO3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्या होता है, 500 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 के इक्वल होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ लगी हो। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं आपको और क्लैरिटी करने के लिए, जल्दी करूंगा मैं ये, ठीक है। 84 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ Mg2 पॉजिटिव है, और मुझे निकालना है कितने मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ H2SO4 उसके इक्वल बनता है। तो 84 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ Mg2 पॉजिटिव को मैं क्या कर सकता हूँ, 84 मिलीग्राम लिखा, डिवाइड मैंने इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे और पर लीटर मिल जाएंगे ऑफ Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आएगी, 7 आएगा, और मिली को मैंने क्या लिया, 10⁻³ लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा पर लीटर ऑफ Mg2 पॉजिटिव। 10⁻³ को मैंने क्या लिख दिया, मिली लिख दिया, तो 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ Mg2 पॉजिटिव है। और वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो जाएगा कि अगर एक इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ Mg2 पॉजिटिव है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ H2SO4। और ये कितना बना, दिस इज कम आउट टू बी मिली इक्विवेलेंट है, तो याद रखिए। और इक्विवेलेंट को H2SO4 का इक्विवेलेंट कितना बनता था, 98 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 49। मिली को मैंने 10⁻³ लिख दिया, और यहाँ पे क्या पर लीटर आ गया ऑफ H2SO4। यहाँ से क्या आ गया, ये ग्राम में होगा, तो अब कितना आ जाएगा, 343। 10⁻³ को मैंने मिली बना दिया, मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 343 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ लगी हो। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें ज़रूरी हैं करने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। यूनिट्स हैं कुछ, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जो ज़रूरी बनता है, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट इज मोलारिटी। मोलारिटी को मैं क्या लिखता हूँ, MB लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको तो आपको पता है क्या चीज़ होती है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ पानी में, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। अब इसका एक अगर मैं कहूँ कि 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है,
और सॉल्यूशन कितना है, 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, मतलब 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 का एक सॉल्यूशन है। तो ये कितने ग्राम्स ऑफ कैसे होगा, कुछ H2SO4 का कुछ ग्राम्स मैं लूँगा और कितने किस में ऐड करूँगा, 200 मिलीलीटर ऑफ किस में, पानी में ऐड करूँगा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि 0.2 मोलर का मतलब क्या होता है। 0.2 मोलर का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 0.2 मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ, और यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे 1 लीटर में 0.2 मोल्स हैं, तो 200 ml में कितने प्रेजेंट होंगे उसकी बात करते हैं। 200 ml कितना होगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200। 1000 कैसे, 1 लीटर को मैंने मिलीलीटर में चेंज कर दिया, so that comes out to be 0.04 moles in 200 ml। अब यहाँ से एक और चीज़ समझ लीजिए, मोल्स का क्या मतलब होता था, मोल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ, यहाँ पे बात करते हैं, 1 मोल ऑफ H2SO4 किसके इक्वल होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, जो कितना था 98 ग्राम था कि नहीं था, अभी पीछे हमने किया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.04 इंटू 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आती है वो आप देख लेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ द मोलैरिटी वर्क्स, ठीक है। अब एक और यूनिट की बात कर लेते हैं जिस पे भी कई बार कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या चीज होती है, नॉर्मेलिटी इट इज द, मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसमें मोल्स नहीं है, इसमें क्या है, इक्विवेलेंट्स हैं। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि 0.4 नॉर्मल कोई सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब बनता है, 0.4 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने कहा 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट का कोई सॉल्यूशन है, तो ये इतने बात तो समझते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा या ऐड किया जाएगा किसमें, 500 ml ऑफ वाटर में, तभी तो सॉल्यूशन है, 500 ml है तो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब 0.1 नॉर्मल किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 0.1 इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ, पर मुझे क्या मिला है, यहाँ पे 1 लीटर है बट मुझे गिवन कितना है, 500 ml है, मतलब एक 0.1 नॉर्मल किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बट मुझे किस में गिवन है, मुझे तो 500 ml में निकालना है। तो उसकी बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 500 ml कितने होंगे, 0.1 इंटू 0.5, दैट कम्स आउट टू 0.05 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 0.1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, तो 500 ml में कितने होंगे, 0.05 ही तो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और वो 50, वो किसके इक्वल होगा, 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट क्या होता है,
इक्विवेलेंट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 100 डिवाइड बाई 2, 50 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से मैं 0.05 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना चाहूँ तो कितना होगा, दैट विल बी 0.05 इंटू 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3 हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2.5 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3। मतलब क्या हुआ कि एक इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो 50 ग्राम्स के इक्वल हो गया, बट 0.05 इक्विवेलेंट कितने ग्राम्स के इक्वल होगा, 2.5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस पे क्वेश्चन हर बार आना ही आना होता है। सो रिमेंबर दिस। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको सारे डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।